नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के तहत आज 15 अगस्त को आपको दिन भर की बेहद जरूरी और बड़ी खबरें बताएंगे, जिसमें जीत और विश्वास मत हासिल करने के बाद सदन में दहाड़े अशोक गहलोत। कहा, बीजेपी जितनी भी कोशिश कर ले सरकार नहीं गिरने देंगे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा मध्य प्रदेश का, जहां पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने संदेश दिया है। कहा, लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनता सच्चाई का साथ दे। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। का लद्दाख मामले में चीन से डर रहे हैं मोदी। हर एक खबर की गहराई में दोस्तों आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि वाकई में मोदी चीन से डर रहे हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। विधानसभा में गरजे गहलोत, बीजेपी जितनी कोशिश कर ले सरकार नहीं गिरने देंगे। जी हां दोस्तों, राजस्थान में लंबी चली सियासी खींचतान के बाद आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की चर्चा के बीच गहलोत सरकार ने विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया। विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आक्रामक अंदाज में नजर आए। गहलोत ने कहा कि भाजपा के लोग हाईकमान सरकार गिराने की चाहे जितनी कोशिश कर लें, हम सरकार नहीं गिरने देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, आज भाजपा के लोग बगुला भगत बन रहे हैं। मेरी उम्र 69 साल हो गई, 50 साल से राजनीति में हूं। आज लोकतंत्र को लेकर चिंतित हूं। उन्होंने भाजपा की भैरव सिंह शेखावत की सरकार गिराने का साजिश का जिक्र करते हुए कहा कि तब मैं राज्यपाल के पास गया, प्रधानमंत्री तक के पास गया, लेकिन षड्यंत्र का हिस्सा नहीं बना। सीएम गहलोत ने भाजपा में चल रही गुटबाजी पर भी चुटकी ली और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया से पूछा कि वसुंधरा राजे से आपका रिश्ता कैसा है। यूनुस खान कब से वसुंधरा राजे का चहेता हो गया और कब राजेंद्र राठौड़ उस कैंप से अलग हो गए? आपकी पार्टी वाले यही कहते हैं। उन्होंने वसुंधरा राजे के साथ मिली भगत के आरोपों पर भी सफाई दी और कहा कि ऐसा कहा जा रहा है कि हम आपस से मिले हुए हैं, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मेरी उनसे कोई बातचीत भी नहीं होती। अशोक गहलोत ने कहा कि एक बार वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनती हैं, एक बार मैं, लेकिन इस बार कुछ लोगों ने सोचा कि मैं आ जाऊं और वसुंधरा को किनारे कर दूं। उन्होंने कोरोना संकट का भी जिक्र किया और कहा कि इसे लेकर भी कोई राजनीति नहीं की। गर्व होता है कि कोरोना के दौरान राजस्थान में शानदार काम हुआ और पूरे देश में प्रतिष्ठा बढ़ी। सीएम ने कहा कि एक इंसान की जिंदगी चली जाए तो कितना दुख होता है। यही सोचकर हमने अभियान चलाया, कोई भूखा ना सोए, इसके लिए सभी को साथ लेकर काम किया। हमारी जंग जीवन और आजीविका को बचाने की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। स्वतंत्रता दिवस, पूर्व सीएम कमलनाथ का संदेश, लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनता सच्चाई का साथ दे। जी हां दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश की जनता के नाम संदेश दिया। उनके संदेश में स्वतंत्रता दिवस के बहाने लोकतंत्र की परंपराओं को समझने की अपील थी। कमलनाथ ने पिछले दिनों सत्ता के उलटफेर के संदर्भ में प्रदेश के सियासी घटनाक्रम को समझने और सच्चाई का साथ देने की अपील की है। कमलनाथ ने सोशल मीडिया के जरिए प्रदेश की जनता के नाम संदेश दिया। उन्होंने कहा, लोकतंत्र और संविधान को मजबूत बनाने के लिए सभी लोगों को एकजुट होना होगा। वो सच्चाई को पहचाने और सच्चाई का साथ देने का संकल्प लें। बड़े फैसले, जनता के नाम संदेश में कमलनाथ ने कहा, 17 दिसंबर 2018 को शपथ लेने और 20 मार्च 2020 को इस्तीफा देने के बीच उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर 15 महीने काम किया। कम समय में हमारी सरकार ने बड़े फैसले किए। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया। तीसरे चरण में 1 जून 2020 से 5 लाख किसानों के कर्ज माफी की योजना पर अमल होना था। प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने के लिए उद्योग जगत में निवेश के लिए विश्वास का माहौल बनाया गया। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने पर कांग्रेस सरकार का जोर रहा ताकि प्रदेश की एक नई पहचान प्रोफाइल बन सके। प्रदेश की पहचान माफिया और मिलावटखोर के रूप में हो गई थी, जिसके खिलाफ मेरी सरकार ने सख्ती से अभियान चलाया। 15 महीने की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कमलनाथ ने कहा, कांग्रेस सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को 100 में 100 यूनिट, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली और किसानों को सिंचाई पंप लगाने के लिए कम राशि लेने का प्रावधान किया था। कन्या विवाह की राशि बढ़ाकर 51,000 रुपए और बुजुर्गों की पेंशन की राशि को बढ़ाकर 600 रुपए करने का फैसला लिया था। साथ ही प्रदेश में सबसे ज्यादा गौशालाओं का निर्माण किया गया। कर्मचारियों के हित में महंगाई भत्ता लागू किया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, लद्दाख मामले में चीन से डर रही सरकार। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी और चीन के मुद्दे पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार हमला बोलने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने चीन के साथ विवाद पर सरकार को घेरते हुए कहा कि भारत सरकार लद्दाख मामले में चीनी इरादों का सामना करने से डर रही है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट कर मोदी सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि भारत सरकार लद्दाख मामले में चीनी इरादों का सामना करने से डर रही है।
है। जमीन पर मौजूद साक्ष्य इस ओर इंगित करते हैं कि चीन खुद को तैयार कर रहा है और अपनी पोजीशन बना रहा है। प्रधानमंत्री की निजी तौर पर साहस की कमी और मीडिया की चुप्पी के कारण भारत को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे पहले कल गुरुवार को राहुल गांधी ने कोरोना महामारी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा था। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा था, भारत में कोरोना का ग्राफ भयावह होता जा रहा है, न कि सपाट हो रहा है। राहुल गांधी ने अपने इसी ट्वीट में आगे पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, अगर ये पीएम की संभली हुई स्थिति है तो बिगड़ी स्थिति किसे कहेंगे। राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट में 20 सेकंड का एक वीडियो भी पोस्ट किया। उस वीडियो में तारीख के साथ साथ कोरोना केसों की बढ़ती संख्या को ग्राफ के जरिए दिखाया गया है। ग्राफ में भारत के साथ साथ अमेरिका और ब्राजील का भी कोरोना ग्राफ दिखाया गया। कांग्रेस नेता की ओर से पोस्ट किए गए वीडियो में साफ दिख रहा है कि भारत में कोरोना का ग्राफ लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है, जबकि ब्राजील और अमेरिका का कोरोना ग्राफ घटता बढ़ता नजर आ रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के लिए फिर उतरी बाबाओं की टोली, कंप्यूटर और मिर्ची बाबा ने शुरू किया अभियान। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव है और साधु संतों की टोली की एंट्री फिर से शुरू हो गई है। प्रदेश में 27 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले टोली ने कांग्रेस के लिए मोर्चा संभाल लिया है। इन लोगों ने लोकतंत्र बचाओ अभियान छेड़ा है। बाबाओं की इस टोली में कंप्यूटर और मिर्ची बाबा भी शामिल हैं। 2018 के विधानसभा और फिर उसके ठीक बाद 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलते हुए बीजेपी को चुनौती दी थी। वहीं रणनीति अब वो उपचुनाव में अपना रही है। संतों का ये अभियान उसी का हिस्सा है। कंप्यूटर और मिर्ची बाबा रिटर्न्स। 2019 के आम चुनाव से पहले चिलचिलाती धूप में जलते कंडों के बीच बैठकर कंप्यूटर बाबा का हठयोग सबसे ज्यादा चर्चा में रहा था। उन्होंने दिग्विजय सिंह के पक्ष में भोपाल लोकसभा क्षेत्र में प्रचार किया था। सिर्फ कंप्यूटर बाबा ही नहीं, मिर्ची बाबा ने भी मिर्ची यज्ञ के जरिए दिग्विजय सिंह की जीत का टोटका किया था, लेकिन दोनों बाबाओं का यह टोटका काम नहीं आया। दिग्विजय सिंह बीजेपी प्रत्याशी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से चुनाव हार गए थे। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के बाद बीजेपी और कांग्रेस नेताओं की राम के प्रति आस्था जताने और जन्माष्टमी पर कृष्ण भक्ति के बाद बड़े वोट बैंक को साधने के लिए साधु संतों की टोली सक्रिय हो गई है। कांग्रेस के समर्थन में ग्वालियर चंबल इलाके की 16 सीटों पर 2000 साधु संतों प्रचार करेंगे। हालांकि मिर्ची बाबा ने कहा है कि इस बार उपचुनाव से पहले वो हवन नहीं करेंगे, लेकिन दल बदलने वाले विधायकों को सबक सिखाने के लिए जनता को जागरूक जरूर करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विश्वास मत जीतने के बाद बोले पायलट, जीवन की आखिरी सांस तक मैं प्रदेश के लिए समर्पित हूं। जी हां दोस्तों, राजस्थान में तकरीबन 1 महीने से चल रहे पॉलिटिकल ड्रामे के बीच शुक्रवार को विधानसभा सत्र में गहलोत सरकार ने बहुमत हासिल कर लिया। विशेष सत्र में ध्वनि मतों से विश्वास मत प्रस्ताव को पारित किया गया। वहीं विधानसभा सत्र के बाद सचिन पायलट ने कहा, पहले मैं सरकार का हिस्सा था, आज नहीं हूं, लेकिन यहाँ पर कौन कहाँ बैठता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों के दिल और दिमाग में क्या है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, जीवन की आखिरी सांस तक मैं इस प्रदेश के लिए समर्पित हूँ। मालूम हो कि अपनी ही पार्टी और सरकार से बगावत के चलते सचिन पायलट को डिप्टी सीएम और पीसीसी चीफ के पद से हटा दिया गया था। सदन में वे एक विधायक के तौर पर शामिल हुए, इस वजह से सदन में उनकी सीटिंग बदल दी गई थी। विधानसभा सत्र के दौरान सचिन पायलट ने कहा, चाहे वो मेरा दोस्त हो या साथी हो, हम लोगों ने जिस डॉक्टर के पास मर्ज को बताना था बता दिया। इलाज करवाने के बाद हम सब 125 लोग सदन में खड़े हैं। उन्होंने कहा, इस सरहद पर चाहे कितनी भी गोलाबारी हो, मैं कवच, ढाल, गदा और भाला बनकर सब सुरक्षित रखूंगा। सदन में सीट बदलने पर सचिन पायलट ने कहा, पहले जब मैं वहां बैठता था तो मैं सुरक्षित था, सरकार का हिस्सा था। बकौल पायलट, फिर मैंने सोचा कि मेरे अध्यक्ष और चीफ विप ने मेरी सीट यहाँ क्यों की है। तब मैंने देखा कि ये सरहद है और सरहद पर किसे भेजा जाता है, सबसे मजबूत योद्धा को। सदन में सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने कहा, राजस्थान में फोन टैपिंग की परंपरा नहीं रही है, सरकार गिराने का पूरा षड्यंत्र था। देश में लोकतंत्र खतरे में है, केवल 2 लोग राज कर रहे हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि बीजेपी के लोग बगुला भक्त बन रहे हैं। तंज कसते हुए उन्होंने कहा, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। मैं 69 साल का हो गया, 50 साल से राजनीति में हूँ, मैं आज लोकतंत्र को लेकर चिंतित हूँ। उन्होंने बताया कि भैरव सिंह शेखावत सरकार को गिराने का षड्यंत्र हुआ था। मैं उस समय पीसीसी चीफ था, मैं पीएम और राज्यपाल के पास गया, मैंने षड्यंत्र में शामिल होने से इनकार किया, मैंने चुनी हुई सरकार को गिराने से इनकार किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
लालू ने सीएम नीतीश का उड़ाया मजाक। जानिए कार्टून ट्वीट कर क्यों लिखा छप्पर पर फूंस नहीं ड्योढ़ी पर नाच। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपने अंदाज में राज्य सरकार का मजाक उड़ाया है। शुक्रवार को एक कार्टून ट्वीट करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा योजनाओं के उद्घाटन पर कटाक्ष किया है। कार्टून में दिखाया गया है कि मुख्यमंत्री के उद्घाटन से पहले ही पुल का संपर्क पथ टूट गया है और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी बोल रहे हैं कि फीता को तब तक पकड़े रहिएगा जब तक वे लालू पर इसका इल्जाम लगाने का इंतजाम न कर ले। इस कार्टून को शेयर करते हुए लालू ने नीतीश पर ठेठ बिहारी कहावत के साथ तंज कसा है। लालू ने लिखा है छप्पर पर फूंस नहीं ड्योढ़ी पर नाच। विदित हो कि बीते 12 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में बैठकर 509 करोड़ की लागत के एक पुल का उद्घाटन किया था। बताया गया कि उस पुल का पहुंच पथ टूट गया था। उद्घाटन के पहले प्रशासन ने आनन फानन में उसकी मरम्मत कराई। हालांकि पहुंच पथ टूटने की घटना से प्रशासन ने इनकार किया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने घटना को भ्रष्टाचार का बड़ा सबूत बताया। इसी घटना को लेकर शुक्रवार को लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर तंज कसा। पुल के उद्घाटन के दिन भी कसा था तंज। विदित हो कि लालू ने घटना को लेकर पुल के उद्घाटन के दिन भी ट्वीट पर कंज कसा था, जब लालू ने लिखा था लक्षण इस सरकार के देख जनता खूब पछताए, नए नवेले बांध पथ और पुल सब टूट टूट बह जाए। तेजस्वी ने वीडियो जारी कर लगाया आरोप। इस पुल के उद्घाटन के दिन लालू प्रसाद यादव के बेटे व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी वीडियो जारी कर कहा था कि पुल का पहुंच पथ वास्तविक लोकेशन पर धंस रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए इसे भ्रष्टाचार का सबूत बताया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुशासन बाबू बने उद्घाटन बाबू, बनते ही टूट रही सड़कें, कहीं बिगाड़ न दे चुनावी खेल। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सबसे बड़ी यूएसपी है सुशासन। कुछ लोग नीतीश कुमार को सुशासन बाबू भी कहते हैं। नीतीश अपनी हर सभाओं में दावा करते हैं कि बिहार में गद्दी संभालने के बाद उनका सबसे ज्यादा फोकस सुशासन पर रहा। बात एक हद तक सही भी है। विकास के काम को लेकर भी नीतीश ने एक समय में खूब वाहवाही बटोरी, लेकिन लगता है कि 2020 में हवाएं उल्टी चल रही हैं। चुनावी साल में सुशासन बाबू सीधे उद्घाटन बाबू बन गए हैं, लेकिन जितनी तेजी से नीतीश सड़कों का उद्घाटन कर रहे हैं उतनी ही तेजी से ये टूट भी जा रही हैं। और तो और हड़बड़ी में तो बुधवार को एक ऐसी सड़क का उद्घाटन कर दिया गया जो अभी तक तय दूरी तक बनी ही नहीं है। सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू से उद्घाटन बाबू क्यों बन गए? जवाब बड़ा आसान है। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव। नीतीश कुमार को बखूबी पता है कि चुनाव जीतना है तो विकास करने के अलावा विकास दिखाना भी पड़ेगा, लेकिन उद्घाटन बाबू ये भूल गए कि जिस विकास को दिखाने के लिए वो तड़ातड़ उद्घाटन किए जा रहे हैं उसे उनके सुशासन के अफसरों ने ही पलीता लगा रखा है। अगर ऐसा नहीं होता तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई जाने वाली सड़कें मिट्टी में नहीं मिल जाती। वहीं चुनावी मौसम में नीतीश कुमार अधूरे प्रोजेक्ट पर भी दांव खेले जा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में बाढ़, कोरोना का कहर, मायावती बोली गैर जिम्मेदार है नीतीश सरकार। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना और बाढ़ का कहर जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विपक्ष लगातार हमलावर है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने भी नीतीश सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि बिहार सरकार उदासीन और गैर जिम्मेदार बनी हुई है, जो अति दुखद अमानवीय। मायावती ने कहा बिहार में कोरोना महामारी व बाढ़ पीड़ित लाखों गरीब परिवारों की सरकारी उपेक्षा व राहत अभाव आदि के कारण उनकी बेदहाली के दृश्य या स्थिति राष्ट्रीय चर्चाओं में है व नाराज लोग विधायक को बंधक बना रहे हैं। फिर भी सरकार उदासीन व गैर जिम्मेदार बनी हुई है, जो अति दुखद अमानवीय। आगे मायावती ने कहा विचित्र है कि बिहार में हर स्तर पर ऐसी सरकारी दुर्व्यवस्था व लोकहित की अनदेखी तब हो रही है जब वहां विधानसभा का आम चुनाव काफी नजदीक है। इससे जनता के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि तो क्या केंद्र व बिहार सरकार ने वहां विधानसभा चुनाव समय पर नहीं कराने का निश्चय कर लिया है? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी नेता ने साधा नीतीश सरकार पर निशाना, बोली कोरोना की वजह से जाएगी एनडीए। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना को लेकर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। आरजेडी नेता जयप्रकाश यादव ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि ऐसे कई इलाके बिहार में हैं जहां प्राइमरी मेडिकल फैसिलिटी नहीं के बराबर है। इसके लिए जिम्मेदार मैंडेट से आए हुए सरकार है जो प्रशासन में है, शासन में है, उनकी जिम्मेदारी है इस चीज को ठीक करना। तेजस्वी यादव के बयान पर जयप्रकाश यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का कहना उचित है। स्वास्थ्य मंत्रालय और मुख्यमंत्री के प्रेस रिलीज में बहुत अंतर है। यह आंकड़ों का खेल है जिससे बिहार की जनता को गुमराह किया जा रहा है। बिहार में कोरोना वायरस सरकार की लापरवाही से बढ़ रहा है और इस कोरोना की वजह से सरकार जरूर जाएगी, सरकार का विनाश होगा। सरकारी अस्पताल में कोरोना जांच पर पैसा लेने पर जयप्रकाश यादव ने कहा
कि यह सरासर गलत है, इसको तुरंत बंद कर आना चाहिए, नहीं तो जनता इसका जवाब मांगेगी। चिराग पासवान और लल्लन सिंह के आरोप प्रत्यारोप पर जयप्रकाश यादव ने कहा है कि अब इन दोनों का भेद खुल रहा है, भिंडी का भेद खुल रहा है और यह आपस में एक दूसरे को पर आरोप प्रत्यारोप करके चीजों को छुपा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट, सत्य की ही जीत होगी, सत्यमेव जयते। जी हां दोस्तों, राजनीतिक घमासान के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट के जरिए बड़ा संकेत देने की कोशिश की है। उन्होंने लिखा, राजस्थान विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है। अब राजस्थान की जनता और कांग्रेस विधायकों की एकता की जीत होगी, सत्य की ही जीत होगी, सत्यमेव जयते। माना जा रहा है कि आज ही विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव लाया जा सकता है। कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा स्पीकर विश्वास मत प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव पर व्यवस्था दे सकते हैं। सदन में विश्वास मत पर बहस के बाद फ्लोर टेस्ट हो सकता है। हालांकि विधानसभा सत्र की कार्यसूची में विश्वास प्रस्ताव को सूचीबद्ध नहीं किया गया। सदन में कल 8 अध्यादेश और कोरोना की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। वहीं अधिकारियों ने बताया कि विधानसभा सत्र को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसमें कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए बरती जाने वाली सावधानियों को ध्यान में रखते हुए विधानसभा में पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं। इस बार विधानसभा सत्र के दौरान दर्शक, विशिष्ट और अध्यक्ष दीर्घा के लिए प्रवेश पत्र नहीं बनाए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में आज से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। इसमें बीजेपी गहलोत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार कई मुद्दों पर जूझ रही है, उनके विश्वास प्रस्ताव लाने की उम्मीद है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजीव त्यागी की पत्नी ने वीडियो जारी कर संबित पात्रा पर लगाया आरोप। लखनऊ में एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता राजीव त्यागी का बुधवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वैशाली में अपने आवास पर एक टीवी डिबेट में भाग लेने के कुछ ही देर बाद ही राजीव त्यागी को दिल का दौरा पड़ा और वह बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें गाजियाबाद की यशोदा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वह बच नहीं सके। 12 अगस्त 3:40 पर त्यागी ने आखिरी ट्वीट किया था कि वह शाम 5 बजे एक टीवी डिबेट में हिस्सा लेंगे। राजीव त्यागी जिस टीवी डिबेट की बात कर रहे थे, उनमें एक साथ बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा बहस कर रहे थे। संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज, गिरफ्तारी की मांग। राजीव त्यागी के निधन के बाद उनकी पत्नी ने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में तहरीर देकर राजीव त्यागी के लिए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को जिम्मेदार बताया है। तहरीर में बीजेपी नेता संबित पात्रा सहित न्यूज चैनल के मालिक और एंकर को भी जिम्मेदार बताया गया है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की गई है। शिकायत पत्र में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा पर आरोप है कि उन्होंने राजीव त्यागी पर अपमानजनक टिप्पणियां की, जिससे उन्हें हार्ट अटैक आया। राजीव त्यागी की पत्नी ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि उनके पति ने कहा था कि इन लोगों ने मुझे मार डाला। पत्नी का आरोप है कि डिबेट के दौरान राजीव त्यागी को संबित पात्रा ने जयचंद कहकर संबोधित कहा था। पत्नी ने एक वीडियो जारी कर कहा है, हमारा जो नुकसान हुआ है वह तो हुआ है, मेरे पति के आखिरी शब्द थे, इन लोगों ने मुझे मार दिया। संबित पात्रा ने मेरे पति को कहा था कि इन्हें अभी आग लगाने जाना होगा। मुझे संबित पात्रा से बात करनी है, वही हत्यारा है, क्योंकि मेरे पति ने आखिर में बोला था कि इन लोगों ने मुझे मार दिया। करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र, जयंत पाटिल का दावा, कई बीजेपी नेता एनसीपी में चाहते हैं घर वापसी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कई नेता अपनी पुरानी पार्टी में वापस लौटने को तैयार हैं। महाराष्ट्र एनसीपी के प्रमुख जयंत पाटिल ने यह दावा किया है। उन्होंने यह कहा कि बीजेपी के कुछ विधायक पार्टी के संपर्क में हैं। जयंत पाटिल ने गुरुवार को कहा कि कुछ नेता जो बीजेपी में चले गए थे लेकिन विधायक नहीं बन पाए, वो अब एनसीपी में वापस लौटना चाहते हैं। ऐसे नेताओं को पार्टी में लेने में कोई दिक्कत नहीं है। जयंत पाटिल ने कहा कि इनकी एक निश्चित संख्या है, हम इस मुद्दे पर पार्टी के भीतर चर्चा कर रहे हैं। असल में बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं के एनसीपी में दोबारा लौटने को लेकर सुगबुगाहट पिछले कई दिनों से चल रही है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कुछ रोज पहले दावा किया था कि बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। उनका कहना था कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में गए एमएलए एनसीपी में लौटना चाहते हैं, मगर इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। इस पर जल्द फैसला कर जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले एनसीपी के कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। अब इन नेताओं की घर वापसी की रणनीति तैयार की गई है। बताया जा रहा है कि इसकी जिम्मेदारी शरद पवार ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को सौंपी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम के खिलाफ सीबीआई को नहीं मिले सबूत। जी हां दोस्तों, सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम और 2 अन्य अधिकारियों के खिलाफ चल रहे मामले को लेकर गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि 63 मून्स टेक्नोलॉजीज कंपनी के आरोपों को साबित करने के लिए उसे कोई सबूत नहीं मिला है। दरअसल जस्टिस साधना जाधव और जस्टिस एनजे जामदार की खंडपीठ जिग्नेश शाह की कंपनी 63 मून्स की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। एजेंसी की तरफ से एक शपथ पत्र पीठ के सामने सीबीआई के वकील हितेन वेनगावकर ने एजेंसी की तरफ से एक शपथ पत्र दाखिल किया। इसमें कंपनी की तरफ से दाखिल की गई शिकायत वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के चीफ विजिलेंस ऑफिसर को भेज दी गई है। 63 मून्स टेक्नोलॉजीज कंपनी के वकील ने इस मामले को हाई प्रोफाइल साजिश बताया है और इसकी जांच कराने की गुहार लगाई है। वहीं कोर्ट ने इस मामले में 3 महीने बाद की तारीख तय की है। 5 फरवरी 2019 को दर्ज कराई गई एफआईआर कंपनी की तरफ से 15 फरवरी 2019 को सीबीआई के पास शिकायत दर्ज कराई गई थी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।